Hello everyone, how are you all? So let's start exercise 12.2 practical problems of linear programming problems. And here is the first question. Let's read the statement carefully. Statement को ध्यान से पढ़ना और समझना इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी जरूरत है. ठीक है, तो देखिए यहां रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू. रेशमा दो तरह के फूड मतलब मिक्स करना चाह रही है. इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. फूड पी कॉस्ट रुपीज. अब बच्चे कहेंगे विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो. चलो लेते हैं. देखो दोबारा से पढ़ते हैं. रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. रेशमा दो तरह के फूड को मिक्स करना चाहती है इस तरह से कि विटामिन जो कंटेंट्स हैं ऑफ मिक्सचर उसमें कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए के और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी के. ठीक है. फूड पी कॉस्ट ₹60 पर ग्राम. ये कुछ गलती हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं. हम इसको देख लेते हैं. हाँ, ₹60 पर किलोग्राम आएगा. 60 पर किलोग्राम. एंड क्यू कॉस्ट ₹80 पर किलोग्राम. फिर आगे जो इसमें कंटेंट्स दे रखा है, पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी. क्यू फूड कंटेन्स 4 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी. डिटरमाइन मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर. पहले हमें इस क्वेश्चन को वही बात है कि डिकोड कर लेना चाहिए, आसान कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है. जब आप क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगा देते हो ना, फिर आपको सोल्यूशन ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती. तो पहले हम एक रफली तैयार कर लेते हैं कि है क्या क्या दिया हुआ. इन्होंने दिए हुए दो फूड, एक दिया हुआ पी और एक क्यू. ठीक है, जिसमें पी की कॉस्ट है 60 पर केजी और इधर क्यू की कॉस्ट है 80 पर केजी, है ना. चेक कर लो एक बार. दे रखा है हमें यहाँ पे 60 पर केजी. फिर दे रखा है फूड पी के अंदर विटामिन ए जो है वो कितना होना चाहिए. कहां की स्टेटमेंट, 3 यूनिट्स पर किलोग्राम. 3 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन ए और विटामिन बी कितना है 5 यूनिट्स. नहीं 5 यूनिट्स. ठीक है, बिल्कुल 5 यूनिट्स पर किलोग्राम दे रखा है हमें विटामिन बी. और फूड क्यू में क्या दे रखा है हमें 4 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन ए. ये 4 यूनिट्स और अभी रफली तैयार कर रहे हैं हम पर किलोग्राम. और ये है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम. फिर वो कहता है कि मिनिमम कॉस्ट बताइए. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि एलपीपी है तो ग्राफ से ही होगा ये क्वेश्चन. देखिए हमें सबसे पहले ये निकालना है कि पी और क्यू पर कॉस्ट कितनी आएगी. तो कॉस्ट से पहले हमें ये देखना है कि इसकी क्वांटिटी है कितनी. अब हमें दी तो नहीं हुई, लीनियर में इसमें बदल सकते हैं. तो हम यहां एज्यूम कर लेंगे लेट क्वांटिटी ऑफ फूड पी, क्वांटिटी ऑफ फूड पी दैट इज एक्स केजी, और लेट क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू दैट इज वाई किलोग्राम. अब ध्यान से समझिए, उसके पास कहा गया है कि 8 यूनिट होनी चाहिए विटामिन ए की. विटामिन ए की जो मैक्सिमम लिमिट है 8 यूनिट, मिनिमम लिमिट है यूनिट्स, और 11 यूनिट्स है
विटामिन बी की, मतलब कम से कम विटामिन ए लगता है किसी को आंख की बीमारी है, विटामिन 8 होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए 8 और विटामिन बी होना चाहिए 11 यूनिट्स। समझते हैं हम इस बात को। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां भी एटलीस्ट वर्ड आता है ना, कम से कम 8, मतलब विटामिन ई की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, विटामिन ए की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कम से कम 8, मतलब ये वाली क्वांटिटी 8 या 8 से ज्यादा होगी। और विटामिन बी की वैल्यू, विटामिन बी की क्वांटिटी क्या होगी, 11 या 11 से ज्यादा। एक तो ये आप इनइक्वालिटी के दौरान फंडे समझ लो कि एटलीस्ट में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आता है और एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू। अब सम के बारे में सोचते हैं। विटामिन ए इन पी कितना होगा, 1 किलोग्राम में 3 यूनिट्स हैं और हमारे पास पी है कितना, एक्स, और क्यू कितना है, वाई। तो विटामिन ए इन पी हो जाएगा हमारे पास 3x और विटामिन ए इन क्यू हो जाएगा 5x। क्यू में कितना होगा, 3 है और ये 4 है, 4x हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन बी की भी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। विटामिन बी 4x नहीं होगा भाई, y होगा, क्योंकि Q क्वांटिटी y है। और विटामिन बी इन P होगा 5x और विटामिन बी इन Q होगा 2y। देखो हमने अभी सारे कंटेंट्स निकाल लिए। अब जरूरत है कि विटामिन ए की क्वांटिटी मिनिमम 8 है, तो ये विटामिन ई की दोनों फूड में क्वांटिटी होगी 3x प्लस 4y, ये हो गया विटामिन ए। टोटल होना कितना चाहिए, मिनिमम 8, कम से कम 8, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा यहां पर। और सिमिलरली विटामिन बी निकालते हैं हम। विटामिन बी दोनों फूड में कलेक्टिव होगा 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अब क्योंकि इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट क्या होगी, देखो 60 रुपए पर किलोग्राम एक्स फूड का है, यानी कि हमारे पास एक्स किलोग्राम फूड है, 1 किलोग्राम की कॉस्ट लगती है ₹60। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 60x। और y क्वांटिटी है सेकेंड फूड की और 80 रुपीज लगते हैं पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80y। इस कॉस्ट को हम मिनिमम करना है, मिनिमाइज z। अब इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बदल देंगे, 60x प्लस 80y। बात क्लियर है? ठीक है, बुक में एक चीज मैं आपको बता दूं, बुक में इसको लिखने से पहले एक टेबल यूज करने के लिए कहा है, मैं वो टेबल भी सिखा देता हूं आपको। कैसे, इधर लिखिए फूड P एंड फूड Q, इधर लिखते हैं हम विटामिन A, विटामिन B और फिर यहां कॉस्ट। ये सब चीजें हमने लिख दी, यहां हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी। तो फूड P की क्वांटिटी को हमने यहां x लिखा, यहां लिखा Q। विटामिन A चाहिए हमें यहां पर 3 इन फूड P और इसमें 4। अगर इसको इधर कर दें और इधर कर दें तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। यहां हम कर देते हैं फूड P और इधर कर देते हैं फूड Q और इधर विटामिन A और विटामिन B। किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी सहूलियत है। विटामिन A इसमें होना चाहिए 3, इसमें होना चाहिए 4। ठीक है, और इसमें है 5 और इसमें कितना है 2। ठीक है, यहां कॉस्ट लिख लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट इधर लिख लो उधर लिख लो, और ये हो जाएगी हमारी इधर अवेलेबिलिटी। हाँ जी, विटामिन ए की अवेलेबिलिटी कितनी है 8 और ये है 11, तो इसके साथ x y x
y, देखना जरा, हाँ ठीक है, विटामिन ए यहां पर x और ये y, ठीक है। अब क्योंकि कॉस्ट क्या देखिए इसकी 60 पर केजी और इसकी देखिए 80 पर केजी, यहां से इन दोनों को ऐड करके लेस देन और इक्वल टू 8 बन जाएगा, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा। इस तरह से एक रफ डायग्राम बनाकर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी डिटेल, ये वाली डिटेल यहां लिखनी जरूरी है, ये दोनों डिटेल लिखनी जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या हो सकता है इसमें। अब हम कहेंगे द सिचुएशन कैन बी represented as subject to constraints। subject to constraints क्या होगा, देखो ये हमारे जो constraints बने 3x plus 4y greater than or equal to 8 और दूसरा क्या बना है 5x plus 2y greater than or equal to 11। along with this आप ये तो जानते हैं कि फूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि P और Q में कोई भी फूड ना हो, कोई एक फीड ना हो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, ये भी लिखने हमने। अब वही काम जैसा आपने 12.1 में किया है, 3x प्लस 4y को इक्वल टू 8 करना, इसके सॉल्यूशंस निकालना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 2, y की 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 8/3। ग्राफ में हम इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करके करेंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा 2.6 बार, यही बनेगा 3 to 3, हाँ ठीक है। दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल में बदल के 11, इसके भी सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, पॉइंट्स बाद में लिख देंगे हम x y, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 11/2 दैट इज 5.5। अगर हम y की 0 पुट करेंगे तो x की कितनी आएगी 2.5 11/5 लिख देते हैं इसे 2.2। ये वाली वैल्यू मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट प्लॉट करने के लिए लिखता हूं, और आपको अगर डायरेक्ट ही पॉइंट लगाने आते हैं तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्यों ना हम इन दोनों को सॉल्व कर लें। आपको मालूम है क्यों सॉल्व करना है, शायद आपको मालूम होगा। इसे सॉल्व इसलिए करना है ताकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सके इनका। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, इसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन एक बार फिर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 5x, 5 की जगह 10x हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4y इज इक्वल टू 22, माइनस 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 कैंसिल करेंगे, माइनस 7x माइनस 14 कैंसिल करने के बाद आ गया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहां 2 पुट करेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, लग रहा है 3x plus 4y equals 8, 5x plus 2y equal to 11, 10x 4y 22, ये कैंसिल हो गया, माइनस 7x 22 में सिर्फ 8 या 14, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, पुट इन 1। ये चीजें हमने 10th में की होती हैं पहले, तो 3 into 2 plus 4y इक्वल्स 8, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 2/4 दैट इज 1/2। ये तो है हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव। अब हमारा काम क्या है, आपको याद होगा कि हम सबसे पहले इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव की जरूरत नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहां पर, एक्स एक्सिस x डैश, y डैश, कितना है मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5.5 y पे और x पर है 2.6, तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं हम, 1 2 1 2 3
4 5 और ये इसको भी थोड़ा सा साफ करके इधर लिख दिया 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। जरूरत पड़ेगी ना इसकी। 1 2 3 4 देन 5 और ये 6। अब लगाते हैं पॉइंट्स। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ज्यादा खुला तो नहीं हो गया ये? चलो कोई बात नहीं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। फर्स्ट पॉइंट दिस, x की वैल्यू 2.6 अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा और y की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। डार्क लाइन क्यों लगानी है? क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स 8। सेकेंड इक्वेशन का x 0 है, y की वैल्यू 5.5 है। ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इधर देखिए यहां पर 2.2 और 0, 1 2 2.2 ये रहा 0, इसको भी हम यहां से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 5x प्लस 2y इक्वल्स 11। हाँ जी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जरा हम नोट कर लेते हैं। ये होगा 2.5। ठीक है। अब बात आती है शेडिंग की। इसका कॉमन रीजन कोई है, फिजिबल सॉल्यूशन है या फिजिबल रीजन है, तो पहले वो चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए आप, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ऑरिजिन की तरफ देखते हैं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज फॉल्स। 0 8 से छोटा होता है, कभी भी बराबर या इक्वल नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर बनेगा ना ये, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और लाइन के ऊपर बनेगा ये सारा एरिया, इधर से भी और इधर से भी। पूरा नहीं लगाना हमने, सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर लेना कि हम कॉमन रीजन देख सके। दूसरी लेते हैं 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो गया। इस लाइन के भी इस तरफ आएगा पॉजिटिव। देखो इस लाइन के भी ऊपर, इस लाइन के भी ऊपर, तो इसमें बाउंडेड रीजन तो मिला नहीं, पर हमें कॉमन रीजन मिल गया। अगर कॉमन रीजन नहीं मिलता तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है, पर कॉमन रीजन है, इसका मतलब ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए जहां पर इसकी कॉस्ट मिनिमम हो सकती है कोई जरूरी नहीं, हो सकती है। देखो अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन कॉर्नर पॉइंट्स को फिल पुट करके निकालते हैं वैल्यू क्या आ रही है। अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, रब कर देते हैं हम यहां पर। ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो एनसीईआरटी बुक खोलो और ये स्टेटमेंट उसमें से तोलो। ऐसा ना हो कि घर से कागज उठाया चलो भी हो गए शुरू। देखो इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है? ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था 2.66 वाला, ये 8/3 0। ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट ये 2 और 1/2 है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है हमारा 0 and 11/2। Let us substitute these values into the objective function. Where is the objective function? This is the objective function जिसे हमने मिनिमाइज करना है। चलिए क्या लिखेंगे? कॉर्नर्स, कॉर्नर पॉइंट भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है उससे। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बार लिख लेते हैं ताकि सहूलियत रहे हमें। 60x प्लस 80y। चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है? 8/3 0। Here it is. Okay. Second 2 1/2 2 और 1/2, और हमारा जो थर्ड है वो क्या है? देखना जरा कितना भाई? 0 and 11/2। ये रहा। ठीक। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को।
60 इंटू 8/3 प्लस 80 इंटू 0, 3 से कैंसिल करेंगे 20, ये हमारे पास आ जाएगा 160। इसे चेक करते हैं अब हम। जेड की वैल्यू 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 40। 120 plus 40 that is equal to 160 again. Let's check more. Here it becomes 60, x की वैल्यू 0 plus 80 into 11/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 40 और ये बन जाएगा हमारा 440। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। इन दो वैल्यूज पे हमने मिनिमम चेक करना है। ये दोनों वैल्यूज ही हैं जो मिनिमम हो सकती हैं और देखते हैं कि इस पर मिनिमम आता है या नहीं। करें शुरू। देखो इन दो वैल्यूज पे ये हमारा आ तो रहा है मिनिमम, लेकिन 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 मैंने आपको बताया था कि जब भी मिनिमम की कंडीशन आ जाए तो ये पोर्शन तो इधर हो गया है ना। क्या कोई ऐसी वैल्यू और भी हो सकती है जिस पर फंक्शन मिनिमम हो? उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा है z दैट इज 60x प्लस 80y, इस वैल्यू को हम लेस देन कर देते हैं। यहां पर लेस देन इक्वल नहीं करना, लेस देन करना है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू पे तो 160 आएगा ना हमारा। लेस देन कर देते हैं और 160 पर इसे हम चेक करने लग जाते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, फिर से वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखो कुछ कटता है, 0 से 0 कट गई तीनों जगह पे, 2 की टेबल पे कटता है 3 4 8, ये x ये y। चलो जी, x की वैल्यू जब आप 0 भरते हो, x की वैल्यू जब 0 भरते हो तो y की वैल्यू आती है 2। यहां पर 3 इंटू 0 प्लस 4y कट गया नहीं, और यहां 8 है तो 4 उधर ले जाएंगे, काट देगा 2, और y की जब वैल्यू 0 भरते हैं तो वो आता है 8/3। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहां पर पहला पॉइंट है 0 2 सेम है, और फिर 0 8/3 है, तो इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन और आ जाएगी। आपको दिख नहीं रहा होगा, आप क्यों नहीं दिख रहा वो तो आप जानते हैं, मार्कर है, बोर्ड है, तो बोर्ड पर ये जो मार्कर है ना कम ही कारगर होते हैं ये। इसके वैसे एक लाइन जो है ना आपकी वो तो डार्क होनी चाहिए, पर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डॉटेड डार्क बना दीजिएगा ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। और इसके ऊपर साथ में लिख सके आप 3x प्लस 4y या 60x प्लस 80y इक्वल्स 160। इसमें भी हम ओरिजिन भर के देखते हैं। 60x प्लस 80y लेस देन 160 में जब हम ओरिजिन भरेंगे तो ये आ रहा है इसके लिए ट्रू, मतलब इस लाइन के इस तरफ इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर तो कॉमन कोई सॉल्यूशन होता फिर हम बात करते हैं मिनिमम के और पॉइंट्स निकालने की, लेकिन यहां पर कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो यही पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पर भी लाई कर रहे हैं और मिनिमम वैल्यू को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी 160 एंड वी हैव टू परचेज फूड पी। फूड पी कितना परचेज करना, इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली हमारे पास, फूड पी एंड फूड क्यू की जो क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी वो क्या लेनी पड़ेगी, या तो लेंगे हम 8/3 0 या 2 kg this and 1/2 kg this। इस तरह से हमने एक सिंपल करना है क्वेश्चन। बात समझ आ गई? नोट कर लीजिए, यहां से शुरू करना है, यहां जाना है, फिर यहां जाना है, फिर इसे छोड़ना है, पहले यहां आना है, फिर यहां आना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बड़ा ही आसान, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। हमें कुछ याद आ जाएगा, या हो सकता है हम इसे पढ़ते समय वो चीज खा भी रहे हो। हैं? क्वेश्चन है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम फ्लोर, 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड, मैं पहले यहां तक समझ लेते हैं कि दो तरह के केक बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक तरह की केक में 200 ग्राम ये फ्लोर, मतलब मैदा ही हो सकता है, शायद व्हीट फ्लोर लिखा होता तो हम गेहूं कहते हैं, फ्लोर है तो मैदा ही होगा। 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम ऑफ फैट, मतलब फैट कोई भी हो सकता है। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ना फैक्ट्स पर नहीं जाना, क्वेश्चन की सिचुएशन से ही करना। एंड दूसरी तरह का जो केक है उसमें 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट यूज हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताने हैं आपने, जिसमें 5 किलोग्राम हमारे पास फ्लोर है और 1 किलोग्राम फैट है। साथ में अपने आप को बचाने के लिए इस बुक ने क्या लिख दिया, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, मतलब चीनी चूनी सब इसने निपटा दिए की बात में है। ये तो खासियत है इन मैथ वालों की। देखो वही बात है, पहले हम रफली देख लेते हैं। लेट क्या पहले ले लेते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ केक, फर्स्ट काइंड केक और सेकेंड काइंड केक। ठीक है जी। इधर देख लेते हैं फ्लोर। फ्लोर कितना चाहिए, FLOUR आना था भाई, 200 ग्राम, और फैट पहले में कितनी चाहिए, 25 ग्राम। दूसरे में फ्लोर चाहिए 100 ग्राम्स और ये चाहिए कितना चाहिए, 50 ग्राम। ठीक है। देखो अब हमें जो इसमें गेहूं का आटा या जो भी आटा है वो देखा है मैक्सिमम 5 किलोग्राम, मतलब है 5 किलोग्राम। तो क्या होगा, फ्लोर की क्वांटिटी जो होगी ना वो लेस देन और इक्वल टू 5 होगी, मतलब केक बनाने के लिए 5 किलो है, 5 किलो से कम होगा। ठीक है। और फैट कितना होगा, वो लेस देन और इक्वल टू 1 kg होगा। देखो सारा क्वेश्चन ग्राम में है तो इसे भी हम ग्राम में बदल देते हैं, 5000 ग्राम और ये 1000 ग्राम। ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन में, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप 1, टाइप 1 के केक मान लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप 2 ये मान लेते हैं y। अगर हम वही रफली जैसे पहले बुक में बताया वैसे यूज करें टेबल बनाने के लिए, इतना तो पंगा नहीं पड़ते, हम यूं कर देते हैं, ये 1 और ये 2 केक की टाइप्स होगी x। और इस बार देखो मैं ये ले रहा हूं क्योंकि मैंने बाद में समझा कि ये ना इस तरह से बेटर रहेगा। क्वांटिटी इधर ही होगी, ये तो ये होगी क्वांटिटी, थोड़ा सा ये हो गया फ्लोर और ये हो गया फैट। फ्लोर यहां है 200 ग्राम और ये 25 ग्राम्स और ये 100 ग्राम्स और ये 50 ग्राम्स, ये 5000 ग्राम्स और ये हो गया 1000 ग्राम्स। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ केक्स, अगर हमने इसे x माना इसे y माना है तो ये x प्लस y हो जाएगा। अब ये लेस देन और इक्वल टू है, ये इसके लेस देन और इक्वल टू है। बात समझ आ गई। करना क्या, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं हम। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या बनेंगे, 200x प्लस 100y, क्योंकि पहले केक एक केक है वो x केक बन रहे हैं और एक केक में चल रहा है 200 ग्राम, तो टोटल कितना फ्लोर हो गया, 200 ग्राम्स हो गया और ये 100y हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 25x और 50y लेस देन और इक्वल टू दिस बना, दिस बिकेम 5000 एंड दिस बिकेम 1000। क्लियर। अब हमें ये सब चीजों की जरूरत नहीं, रब कर देते हैं। ये तो वैसे भी हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है। जब पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो राइट साइड पे गैप लोगे,
ये तो हमारे पास एक बोर्ड है, आपके पास तो नंबर ऑफ शीट ज्यादा होते नहीं, एक एक को करते जाओ और लिखते जाओ, है क्या नहीं। चलो अब पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें। 0 0 2 0 कैंसल, 25 की टेबल पर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दो तो अपने पास हमेशा ही रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम बनाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ केक्स है। नंबर ऑफ केक्स क्या होंगे? x प्लस वाई, यानी कि हमने करना है मैक्सिमाइज z, दैट इज x प्लस वाई। इसके बाद क्या करना, देखो हमारे पास है पहले 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। इसके सॉल्यूशन बनाए, ये हमारे पास टेबल तैयार कर ली। x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 50, y की 0 तो x की 25। सेकेंड इक्वेशन क्या है? इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदल के भाई x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इसके सॉल्यूशंस भी इसी तरह से रेडी करेंगे हम। x y, यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20 आएगी। देखो देखो, कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, एकदम स्पीडली कर रहे हैं ना। तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 2y इज इक्वल टू 40, y इक्वल टू 20। बच्चे कहेंगे इतने भी बेवकूफ नहीं है अगर आप हमें इतना बेवकूफ समझते हो, पर सबका ध्यान रखना है भाई। अब हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 40, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ये हमारे पास सॉल्यूशंस तैयार, इक्वेशंस के लिए रेडी है यूज करने के लिए। फिर हमने क्या करना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, ताकि हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाए। x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बनेगा 4x प्लस 2y इक्वल्स 100, माइनस 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 कैंसल, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60। x की वैल्यू आ गई 20 और पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी? 1 तो नहीं थी हमारे पास, 2 कर देते हैं क्योंकि 1 को मैंने ही बिगाड़ दिया। 2, x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो ये आएगा 2y इक्वल्स 40, 2y इक्वल्स 40 माइनस 20, y की वैल्यू आ गई 10। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 20 10। जब आपके पास ग्राफ होगा ना, तो आप इसे पहले ही निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं भी निकालोगे तो ग्राफ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब मेरी तो मजबूरी है भाई, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं इस पे ही तैयार करूंगा ना। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई, ये एक्स डैश नहीं, ये तो वाई डैश है भाई, और ये एक्स डैश। अब गैप क्योंकि ज्यादा है तो हम 10 10 का गैप लेते हैं यहां पर। 10 20 30 देन 40 देन 50, इधर भी 10 20 30 40 50। चलिए लगाते हैं पहले पॉइंट 0 50, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा कवर हो गया। फिर 25 0, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ले आओगे इसको। हाँ, फ्रिक्शन ना हो ना, साइंस वाले बच्चे समझते होंगे, फ्रिक्शन ना हो तो लाइन सीधी नहीं आती। चलो भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो सही आई। इस पर इक्वेशन लिखेंगे हम 2x प्लस वाई इक्वल्स 50, और इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम 25 0। पिछली बार बाद में लिखा था, इस बार पहले लिख लेते हैं 50 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0 20, ये रहा वो पॉइंट, 40 0, ये रहा वो पॉइंट, इसको इससे मिलाएंगे हम। वाह वाह, इस बार तो बढ़िया आ गई लाइन। अब इस पर भी इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस 2y इक्वल्स 40। अब क्या करना, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लिख देते हैं 20 10। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, करेंगे क्या, वही जो हमेशा करते आए हैं हम। सबसे पहले इनका वो निकालेंगे, पॉइंट ऑफ जो ओरिजिन की तरफ शेड करता है या नहीं। तो पहले में क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई
लेस देन और इक्वल टू 50, ओरिजिन पुट कर देते हैं यहां पर 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 50, ट्रू, मतलब ये लाइन ओरिजिन की तरफ शेड करवाएगी। दूसरी क्या है, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 40, इसमें भी ओरिजिन भरेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 भरेंगे तो ये 40, ये भी ट्रू है। ट्रू है तो इसके इधर वाले ही इसके सॉल्यूशन है, यही कॉमन रीजन हो गया। जब ये कॉमन रीजन हो गया तो देर किस बात की, शेड कर दो। शेड करने के बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन। इसे बाहर नहीं लाना, इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती ना, इसलिए। अब आप देखो आपके पास कन्वेक्स पॉलीगन बन रहा है। ये पहले वीडियो में बताया ना कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। पहले हो नहीं रहा था, अब देखो फीका फीका हो जाता साथ साथ। कन्वेक्स पॉलीगन बन गया, हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स इसके मिल गए। इन 4 पॉइंट्स को हम भरेंगे मैक्सिमाइज में, और याद रखना मैक्सिमाइज वाला तो सीधा ही हो सकता है, उसमें तो कोई आर्बिट्रेरी लाइन की जरूरत नहीं, डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं, ठीक है। इन वैल्यूज को आप पुट करेंगे हमारे इस मैक्सिमाइज वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भर देते हैं। आपको इसकी अब जरूरत नहीं है ना, बात समझने के लिए थी। तो अब हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ केक्स। नंबर ऑफ केक्स निकाल लें, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इधर लेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर क्या है 0 0, ये रहा 0 + 0 हो गया ये। दूसरे में क्या है, दूसरा पॉइंट ये क्या था 25 0, तो ये हो गया 25 + 0। हमारे पास रिजल्ट भी लिखते जाएंगे यहाँ पर 25। तीसरा क्या है 20 10, 20 और 10 भरने के बाद 20 + 10 30, और लास्ट क्या है यहाँ पर 0 20। देखो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अब भी ध्यान रखना है। 0 + 20 दैट इज 20। हाँ जी, सबसे ज्यादा केक किस क्वांटिटी में आ रहे हैं, इस क्वांटिटी में मैक्सिमम। यानी कि आप फर्स्ट टाइप के केक बनाए 20 और सेकंड टाइप के केक बनाए 10, तो बन जाएगा हमारा मैक्सिमम फंक्शन। क्लियर है, समझ आया? आई होप सो। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। और जब भी बाउंडेड रीजन आ जाता है तो हमारा यूं समझो कि टेंशन्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो और पॉज कर लीजिए वीडियो को। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का। देखो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 3 तरह की मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक है फूड प्रॉब्लम, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो हमें लास्ट एक्सरसाइज में दी हुई है, मिसलेनियस में, उसके एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है, तो वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम करते हैं। करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री जो टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट्स बनाती है, तो टेनिस रैकेट 1.5 घंटे तो मशीन पे उसको बनने के लिए चाहिए और 3 घंटे क्राफ्टमैन का वर्क चाहिए। और जो क्रिकेट बैट है, वाइल क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन, 3 घंटे मशीन के चाहिए उसे और 1 घंटा क्राफ्टमैन का टाइम चाहिए। इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन। 42 घंटे से ज्यादा मशीन काम नहीं कर सकती और 24 घंटे मैक्सिमम क्राफ्टमैन का टाइम है। आपके मन में क्या आ रहा है, एक मशीन 42 घंटे काम, दिन में घंटे तो 24 होते हैं, फिर ये 42 घंटे का क्या चक्कर है? अरे यार मशीन 2 भी तो हो सकती है, 3 भी तो हो सकती है ना? और अगर वर्किंग हिसाब से तो क्या पता 4 मशीन हो। मतलब फैक्ट्स पर नहीं जाना, फिर से फैक्ट्स पर नहीं जाना, जाना है तो सिर्फ क्वेश्चन के सेंस पर। तो मशीन के घंटे हैं हमारे पास 42 और 24 आवर्स मैक्सिमम है क्राफ्टमैन के। 2 चीजें निकालनी है इसमें। एक निकालना है नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स। अगर पूरा टाइम मशीनें काम करें तो नंबर ऑफ रैकेट्स निकालो और नंबर ऑफ बैट्स निकालो। और फिर वो कहता है इफ प्रॉफिट ऑन बैट इज ₹10 एंड रैकेट इज 20 देन फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा या ये बनेगा।
इसमें सिर्फ हमें बैट्स और रैकेट्स की क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही दिया ना कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम जिसको करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, x प्लस वाई नहीं निकालना हमें, मतलब जब हम एज्यूम करेंगे हमें ये प्रॉफिट निकालना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। वो बात अलग है कि आंसर हमें पहले वाले का भी देना है। तो देखो वही करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ, पहले क्या रैकेट्स है, रैकेट्स फॉर अ डे टू बी प्रोड्यूस, पूरी लाइन आप लिखेंगे x, लेट नंबर ऑफ रैकेट्स, रैकेट्स की जगह क्रिकेट बैट्स आ जाएगा, फॉर द डे y, प्रोड्यूस फॉर द डे। चलो जी, ये टेक्निकल एरर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, फिर से हम वही स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इधर लिख लेते हैं हम रैकेट्स और इधर लिख लेते हैं बैट्स। देखो मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा जैसे पहले क्वेश्चंस में किया, अब हम टेक्निक यूज कर लेते हैं ताकि इजीली कर सकें। और इधर है हमारे पास मशीन आर्स और इधर है क्राफ्टमैन आर्स, ठीक है। टाइम, मशीन टाइम, इधर अवेलेबिलिटी, इस बार तो हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं नीचे, है ना। तो रैकेट को बनाने में मशीन के लगते हैं 1.5 आवर्स और क्राफ्टमैन के लगते हैं 3 आवर्स, ठीक है। बैट बनाने में इसके लगते हैं 3 आवर्स और इस पर लगता है 1 आवर। अवेलेबिलिटी कितनी है मशीन की, लेस देन और इक्वल टू 42 आवर्स और ये लेस देन और इक्वल टू 24 आवर्स। यहां पर प्रॉफिट क्या बनेगा, देखो 20 रुपीज है रैकेट पर और इस पर है 10 रुपीज, तो ये 10x और 20x और 10y पहले ले लेते हैं, x और y, ठीक है जी। करें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होगा, 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42, सेकेंड में 3x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 24, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैक्सिमाइज करना है हमें 20x प्लस 10y, पर ये मत भूल जाना कि x और y की अलग अलग वैल्यू भी बीच में लेनी है। अच्छे से अच्छे बच्चों के भी बोर्ड में मार्क्स इस वजह से कट जाते हैं क्योंकि वो लिखी हुई बात जो क्वेश्चन पूछा गया ना पूरा आंसर नहीं देकर आते। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि पूरा आंसर देके आना है। अगर आप इसकी जगह x प्लस वाई लिख देते तो एग्जामिनर की मर्जी होती भाई, वो काटे नंबर ना काटे, दया दृष्टि, वैसे ना काटता, मुझे पता है। चेकिंग करते टाइम हम तो काटते नहीं, जब हमारे पास सीबीएसई का कोई क्वेश्चन पेपर आ जाता है और आंसर शीट सामने हो तो हम बच्चे साथ नहीं करते। बाकी देख लो भाई, क्या पता कोई घरवाली से लड़के भी गया हो, ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं। अब कमेंट में ये मत पूछने लग जाना सर आप अपनी घरवाली से कभी लड़ते हो, जहां लड़ाई है वहां प्यार है, मजाक की बात है। चलो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42। चलो जी, कुछ काटा पीटी करने की जरूरत है, कर देते हैं यार। पहले इसको इक्वल रखते हैं, काटें 3 8 से करें तो यहां 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस, समझ आ रही है, 42 को जब हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलो आपको बता ही देते हैं। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, आप ऐसे मान लीजिए मुझसे नहीं हो रहा, तो ये हम कर देते हैं 10, ये हो गया 3/2, 2 से सारे को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, फिर 84/3 28। समझ आया कैसे किया ये? नहीं आया? चलो मैं बता देता हूं। यहां है 1.5x, मैंने पूरे को 1.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा। इससे जाएगा 2 पर और इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे
और फिर इसको कैंसिल कर देंगे हम 15, 2 और 8 पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। ऐसा क्यों किया? समझदार को इशारे काफी है, आप लोग सबरे समझदार हैं। क्यों किया है पता लग गया? ऐसा इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन फास्टेस्ट हो सके। 0 x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 14 आएगा, ये 0 पुट करेंगे तो 28 आएगा। ठीक, सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स 24। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसके सॉल्यूशंस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 24, इसकी 0, y की 0 तो x की 8। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही, मैक्सिमाइज करना है 20x प्लस में 10y। गले की भी बैंड बजी हुई है तो है। चलो जी, अब क्या करना? वही जो हम हमेशा करते हैं, ये कुछ इस तरह से ग्राफ रेडी। कुछ रह गया भाई ये भी है ना, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना रह गया, तो दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन उसका भी लिख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, 3x प्लस y इज इक्वल टू 24। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिख देते हैं इसको, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। कैंसिल करेंगे तो माइनस ये कट जाएगा, इधर से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू बनेगी 10, x की वैल्यू 10 यहां पुट कर दें तो y की वैल्यू बन जाएगी 9। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया हमारे पास। थोड़ा सा अगर वो लग रहा हो ना भीड़ भड़ाका कुछ, तुम भी प्रैक्टिस करके देखना है कैसे सॉल्व किया, 10th की याद दिला देगा। अब हमारे पास देखो मैक्सिमम कितना है, 24 और 28 और ये 14। गैप ले लेते हैं वही 5 5 ले लेंगे, 5, 10, 15, देन 20, देन 25। 25 के बाद हमें 30 भी चाहिए, 30, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और ये 25। चलिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 14, ये हो गया जी पहला पॉइंट 0, 14। और दूसरा पॉइंट है 28, 0। 28, 0 यहां पर आएगा कहीं ग्राफ में, तो आपको 2, 2 के गैप से अपने आप ही मिल जाना है। ये बन गई हमारी फर्स्ट लाइन। इसके ऊपर लिख दें यहां पर कितना था, x प्लस 2y इक्वल टू 28। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए ये रही 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 24। हियर इट इज 0, 24। सेकेंडली 8 and 0, हियर इट इज 8 and 0। ओहो, ऐसे ना जाती करो भाई। तो ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हुई है भाई? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सही नहीं आ रहा। एक बार इसको निकाल के देखते हैं अभी पहले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। जल्दबाजी का है, जल्दी का काम शैतान का। x प्लस 2y इज इक्वल टू 28 है, और ये 3x प्लस y इक्वल टू 24। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। भूल चूक माफ भाई, ये कट गए। हमारे पास 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 4, पुट इन 1। कई बार हम जल्दबाजी में ना ऐसे ही कर जाते हैं सभी। 4 प्लस 2y इक्वल टू 28, फिर हमें गलती का एहसास होता है। 2y इज इक्वल टू 24 और y की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आ गया। देखो गड़बड़ तो है ही अभी भी, ग्राफ में कुछ सेंसिटिविटी नहीं बन रही। सेंसिटिविटी नहीं बन रही ना, क्योंकि गैप यहाँ नहीं सही दिया हुआ हमने। ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, 4 और 12 पर ही। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारा सही लगा हुआ है, बस ग्राफ में जो गैप है ना हमारे सही नहीं है। अब देख लो, ये हम बना देते हैं, अपने तो हाथ में है 4 और 12। ठीक है, अब शेडिंग करते हैं पॉप्सी।
शेडिंग करने के लिए पहले इसे रफ, क्योंकि जगह की जरूरत है हमें। अब पहली हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42। आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम ओरिजिन पुट करके देखेंगे। ओरिजिन 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 42। इस लाइन के पहले इस लाइन के इस तरफ आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन क्या इनइक्वालिटी क्या थी, ये रही हमारी दूसरी इनइक्वालिटी 3x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 24। 0 प्लस 0 ये भी 24 से छोटा है, ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू है तो इसके भी इधर आएगा, तो ये कॉमन बाउंडेड रीजन हमारे पास आ गया। ठीक है जी, मिल गया बाउंडेड रीजन, चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गए। 0 0 ये कितना था 8 0, ये हमारा 4 12 और इधर है 0 14। लो जी, अब हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए इधर आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर्स, और इधर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 20x प्लस 10y, ऑब्जेक्टिव वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट 0 0, दूसरी है 8 0, 8 0 है ना, तीसरी है हमारे पास वैल्यू 4 12, एंड देन और क्या है भाई, यहां वाली 0 14 भर दीजिए इसमें। ये तो 0 हो जाएगा, इसमें भरेंगे 20 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 160 रुपीज। इसमें भरते हैं 40 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 12, ये कितना बना 80 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 200। इसका प्रॉफिट हो गया। लास्ट वाले में देखते हैं 20x की वैल्यू 0 प्लस 10 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 140। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है एट, जब उसके पास टेनिस रैकेट 4 और क्रिकेट बैट 12 थी। 12 उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सिर्फ 200 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। अरे पैसा थोड़ा ज्यादा नहीं होता, लगन से काम करना चाहिए। हर एक चीज लगन से करनी चाहिए, खासतौर पे मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो सभी सब्जेक्ट्स का बेस है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि इंग्लिश हिंदी का भी बेस है, तो मैं कहूंगा इंग्लिश हिंदी पंजाबी संस्कृत ये लैंग्वेजेस है, और बाकी सब चीजों के पीछे सिर्फ मैथमेटिक्स है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या अब तो बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं यूज है इसका, है ना, और ज्योग्राफी हो, सब जगह इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डू वेल, डू विद द माइंड, ओपन माइंड से, जल्दबाजी नहीं करनी जैसे मैंने किया। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, 12.2 प्रैक्टिस करें। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप शेयरिंग and keep spreading these videos, and please pause down the video to note it down, and then bye bye.